आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 से संबंधित या ये कह लीजिए कि हम लोग इसमें आज संख्याओं के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। जिसमें वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, तो कोई भी ऋणात्मक मान अगर करड़ी के अंदर है तो वह काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे अगर हमें मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 6 = 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा -6, तो x इक्वल्स टू ±√6। अब √-6 जो है यह एक काल्पनिक संख्या है। तो यहां पर हम आज जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग इसके पहले पिछली कक्षाओं में जो है बहुत कुछ इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये नंबर जो है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसी तरह से अगर इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं। अगर हम इसको काउंटिंग नंबर में जीरो को भी शामिल कर दें तब हम इसे कहते हैं कि यह पूर्ण संख्या हो गई या होल नंबर हो गया। अब साथ ही साथ आपको पता है कि संख्याएं जो है धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और बीच में शून्य भी आता है। तो अगर हम धनात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को और जीरो सबको एक साथ ले लें तो ये कहा जाता है पूर्णांक या इंटीजर्स। यानी हम इसे जो है शार्ट में ऐसे दिखाते हैं कि जैसे 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरह से जो है यह पूर्णांक या इंटीजर्स कहे जाते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां PQ पूर्णांक संख्याएं हैं लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो जब किसी नंबर को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं लेकिन उसका हर जो है वह शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे 22/7, 3/4। इसी तरह से जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, तो 1 जो होगा Q हो जाएगा, यानी हर उसका वह शून्य नहीं है, तो यानी 0 जो है वह परिमेय संख्या में आएगा। इसी तरह से परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में एक्सटेंडेड फॉर्म में हम जो है इसके डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो सभी परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे वे शांत संख्याएं से तात्पर्य क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये देखते हैं कि लास्ट में वह जा करके उसका रिमाइंडर जो है शून्य हो जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है, यानी वो पूरा का पूरा कट जाता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे के पूरे नहीं कटते हैं, जैसे 1/3 है। अगर 1/3 को हम भाग देते जाएं तो 0.3 ऐसे आता जाता है, तो यह क्या कर रहा है, रिपीट करता है। तो इस तरह से यह संख्याएं शांत संख्याएं यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल या अशांत संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकती है। अब शांत और अशांत जो दशमलव प्रसार है यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है, तो हम उसे कैसे जानेंगे बिना कैलकुलेशन किए हम, यानी बिना एग्जैक्टली भाग दिए कैसे हम ये बता सकते हैं कि वह संख्या जो है वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे बताएंगे, तो किसी भी संख्या को आप x = P/Q के फॉर्म का लिखते हैं
तो पी क्यू क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं और क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम करते क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, हर है, इस हर को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो वह फैक्टर बनेगा 2 का, 5 का या 3 का, इस तरह से बहुत से फैक्टर्स बनेंगे। लेकिन x का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि भिन्नात्मक संख्या का हर 2 का पावर सिर्फ आए या 5 का पावर आए या 2 और 5 का पावर आए, तो वह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का होगा, यानी टर्मिनेटिंग नंबर होगा। यानी जब किसी फ्रैक्शन यानी किसी भिन्न के डिनोमिनेटर को, हर को, अगर 2 का पावर यानी वह सिर्फ 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है या 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, तो इसमें जो है वह 7 माने शांत संख्या के अंतर्गत आएगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यदि यह 2 पावर m या 5 पावर n या कह सकते हैं कि 2 पावर m या 5 पावर n, यानी 2 और 5 का सिर्फ फैक्टर नहीं है, तो अगर सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो वह क्या होगा, वह नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो सीधे सीधे हम क्या कर लेते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम जानेंगे कैसे, तो वे संख्या जिन्हें दशमलव के रूप में तो प्रदर्शित करने पर अशांत आवर्ती होते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे टाइप 1 0.10, फिर 100, 100, 140, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दशमलव एक के बाद एक जीरो आया, फिर 2 जीरो आया, फिर 3 जीरो आया, तो इस तरह से यह अपरिमेय संख्या हो गई। 0.12, 1 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2 2, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर हो गए। टाइप 2, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब कि m जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट m जब लिखेंगे तो रूट m जो है अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √13, √120, ये सब जो है क्या है, यह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्यों? इसलिए कि 2 का 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 ये जो नंबर्स हैं यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक इसी तरह से टाइप 3 में हम रखते हैं कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है और पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो जब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्यूब रूट ऑफ m अपरिमेय संख्या होगी। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, इसी तरह से ये नंबर्स जो होंगे यह अपरिमेय संख्या होंगे। अब टाइप 4, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, जबकि आपको पता है कि पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन 22/7 जो है यह परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है, पाई जो है वह अपरिमेय संख्या आती है या है। अब जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग का पहला प्रमेय है जिसे कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, तो यह क्या है और इसी पर आधारित हमारी पहली एक्सरसाइज है, तो इसे हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो यह है क्या, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां पे जो r है, r का मान जो है 0 के या तो बराबर या उससे बड़ा और b से छोटा। अब a इक्वल्स टू bq प्लस r में है क्या, आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे 13 है, 13 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 क्या है, भाजक है, 13 क्या है, भाज्य है।
तो अगर इसको भाग देंगे तो 3 चौको 12, 4 आएगा, यह हो गया भागफल। और 3 चौको 12, तो जब 3 चौको 12 हो गया तो इसमें से ये 12 घट गया, जब 12 घट गया तो यहां पर आ गया 1, यहां पर जो है ये 1 आ गया। तो अब यहां शेषफल क्या हुआ 1। यह शेषफल आप देख रहे होंगे कि 1 जो है वह 3 से कम है, यानी भाजक से कम है। इसी तरह से 13 को अगर 5 से डिवाइड करते तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो क्या बचा 3 क्या है इस 5 से कम है। इसी तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि 6 2 जा 12, ये 6 हो गया है, तो 6 2 जा 12, तो यहां पर बचा 1 इज लेस देन 6। अर्थात किसी भी हालत में हम ये देखते हैं कि यह जो शेषफल होता है, यह शेषफल हमेशा इस भाजक से छोटा होता है। तो यहां पर ये हम जो कहते हैं, तो हमारा यहां पर ये है कि a जो है ये नंबर है और इसको हमने b से जो है डिवाइड किया है और यह q बार गया है और r जो है रिमाइंडर हुआ है। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसी पर आधारित है हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1। तो अब आइए चलते हैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को। बच्चों आइए आज हम अभी जैसा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जो है पढ़े, तो उस पर जो आधारित प्रश्नावली है 1.1, इस प्रश्नावली में हम सिलसिलेवार एक से एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब इसमें क्या क्या नंबर है 135 और 225, 196 और 38 220, 867 और 255, ये तीनों नंबर पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी डिवीजन लेमा का प्रयोग करके इसको आपको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर को हम लेंगे a, जो छोटा नंबर होगा उस नंबर को लेंगे b। अब यहां पर जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, या आप कह सकते हैं कि यूक्लिड प्रमेयिका है, तो इस प्रमेयिका के हिसाब से क्या है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पे r का जो मान है वह या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या कोसेंट यानी जो डिवाइजर था जिससे भाग दे रहे थे उससे छोटा होना चाहिए। इसी का प्रयोग करके हम इसको फाइंड करेंगे। तो 225 को क्या लिखेंगे आप 225 को, अब देखिए इसको हम डिवीजन मेथड्स का यूज करेंगे, तो इसको 135 से भाग देते हैं। तो 135 से भाग दिया आपने, ये आ गया 135, 0 और 12 में से 3 गया 9। फिर इसके बाद 135 में आप भाग देंगे, तो 1 हो गया, कितना बचा यहाँ 5 बचा, 13 में से 9 जाएगा 4। फिर इस 90 को डिवाइड करते हैं तो 45 दूना 90 और ये कट के हो गया 0। तो अब इस 225 को आप लिखेंगे 135 इंटू ये A हो गया, ये B हो गया और ये Q हो गया और यहाँ पर ये हो गया R। तो 135 गुणे 1 और प्लस 90। फिर अब इस 90 को हम लिखते हैं ये 135 को, तो 135 को आप फिर लिखेंगे, ये देखिए 90 गुणे 1 और प्लस कितना बचा
45 बचा। अब इसी तरह से अब इस जो है 90 को, तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 और प्लस 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो r का मान है यह शून्य हो गया। तो जब r का मान शून्य हो गया तो ये जो b आया है यही जो है इसका HCF बनेगा। तो इस तरह से अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब हम लिखेंगे HCF कौन कौन सा नंबर है? 135 और 225 और क्या आया आंसर आपका? 45। ये 45। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व कर लिया कि 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिथम से या यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका HCF आ गया 45। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो सेकंड है इसका, इसमें है 196 और ये 38,220। तो अब इसे इरेज कर लेते हैं। सेकंड है 196 और 38,220 का। तो जो बड़ा नंबर है A हो गया 38,220 और B 196। अब जो यूक्लिड प्रमेय का है A बराबर BQ प्लस R, जहां पे R का मान 0 और B के बीच में लाई करता है। अब 38,220 को 196 जो छोटा नंबर उसे डिवाइड करते हैं। तो 196 ये 3 डिजिट में पहले 1 हो गया, ये 196 बचेगा 186। इस 2 को उतारेंगे, तो ये 1862 हो गया। फिर 9 बार जाएगा और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि फिर यहाँ पर ये 0 को उतारा गया। तो इस तरह से 195 आएगा। यानी हम यहाँ पर 38,220 को लिखेंगे BQ। तो ये आपका A है, ये B है और ये Q है और ये R है। तो 196 गुणे 195 और प्लस 0। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वह एक ही बार में शून्य आ गया। तो ये जो नंबर हुआ यही नंबर इसका जो है क्या बनेगा? HCF बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि HCF 196 और 38,220, तो इसका आ गया 196। ये हो गया 196 और 38,220 का HCF। थर्ड है 867 और 255। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 867 है और छोटा 255। तो A हो गया 867 और B हो गया 255। अब आप यहां पर 867 इसको आप डिवाइड करिए। तो ये 255 है, तो 25 दूना 50, 25 किया 75, 25 चौको 100 यानी लगभग 3। तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। 7 में से 5 गया आपका 2, 6 0 हो गया और 8 में से 7 गया। अब यहाँ पर फिर आप 255 को डिवाइड करेंगे। तो 2 बार ये हो गया 204। 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ बचा 5, ये कट गया। फिर 102 को 51 दूना 102, रिमाइंडर 0 हो गया। अब इस तरह से आप 867 को लिखेंगे 255 इंटू 3 और प्लस 102। फिर 255 को, तो 255 को फिर आप लिखेंगे
102 गुणे 2 प्लस 51। फिर 102 को लिखेंगे तो 102 बराबर हो गया 51 गुणे 2 और प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। तो ये जो नंबर है ये नंबर हो गया HCF। इसका मतलब हो गया कि HCF 867 and 255 equals to 51। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम फाइंड करते हैं HCF। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लेंगे, मान लिया, क्या मान लिया, ए का मान कितना लें और बी का मान कितना लें। ए इक्वल्स टू कितना ले लें, 6q प्लस कितना r। अब 6q प्लस r लेंगे तो r का मान कितना कितना होगा, r का मान 0 से लेकर के और 6 तक होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि r का जो मान है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो अगर r के इतने मान होंगे तो a का जो मान है a बराबर 6q प्लस 0, r बराबर 0 के लिए, यानी r बराबर 0 के लिए, r बराबर 1 के लिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, r बराबर 2 के लिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, r बराबर 3, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, r बराबर 4, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 और r बराबर 5 के लिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 ये मिलेंगे हमें। अब इसमें से आप ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इक्वल्स टू a इक्वल्स टू हो गया 6q। जब 6q हो गया तो इसका मतलब है कि q के किसी मान के लिए यह क्या होगा, यह संख्या जो होगी यह सम होगी, ये सम संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। इसका मतलब है कि ये विषम होगा। अगर उसमें फिर सम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। फिर जोड़ देते हैं एक और तो फिर ये विषम हो गया। इसी तरह से फिर ये सम हो गया और फिर ये विषम। ये समझने के लिए आपको हो गया। अब आप देखिए इसमें कहा गया है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का होगा कब, ये देखिए विषम पूर्णांक के लिए। तो आपने देखा कि विषम के लिए ये हो गया 6q प्लस 1, फिर a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और फिर ये इसके लिए। तो आप यहां पर अब लिख देंगे कि अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है
इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये ज्ञात करना है कि 616 सदस्यों वाली जो सेना है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जो आर्मी बैंड वाले हैं उनके सदस्यों की संख्या है 32 और उसी के पीछे जो है इनको क्या करना है, मार्च पास्ट करना है। तो यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। चलिए, इसमें a इक्वल्स टू 616, b इक्वल्स टू 32, यूक्लिड प्रमेयिका, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और जहां पे r का मान ये होता है। तो अब यहां पर ये 616 आप ये भाग दें 32, तो 32 एकम 32, 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ 5 में से 3 गया 2, फिर ये हो गया आपका 3 9 27, 3 9 27, तो 9 2 18, 1 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8 और कितना बचा, कुछ बचा नहीं बचा, तो ये हो गया आपका 19। अब यहाँ पर ये 32, तो 8 चौक को 32, ये कट जाएगा। अब आप जो है इस प्रमेयिका के हिसाब से लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये क्यू हुआ और यहाँ पर ये रिमाइंडर हुआ, तो 32 गुणे 19 और ये प्लस कितना रिमाइंडर यहाँ बचा है 8। अब फिर आप जो है 32 को क्या लिखेंगे, 32 को आपने लिखा 8 × 4 और प्लस 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर आ गया है 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यह इन दोनों का HCF हो गया। HCF जो है ये हो गया HCF ऑफ 616 and 32 इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब हो गया कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च पास्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से ए इक्वल्स टू जो बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पे ये 3q प्लस आर और आर का मान 0 से लेकर के और ये 3, यानी आर का मान हो गया 0, 1, 2। तो ए की वैल्यू हो गई 3q, 0 रखने पर ए इक्वल्स टू 3q प्लस 1 रखने पर, और ए इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब ये कह रहा है कि इसका वर्ग, तो फर्स्ट में हम जो है ये इसका निकालते हैं। चलिए, तो a इक्वल्स टू 3q है, तो a का स्क्वायर हो गया 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी यह 3 इंटू एम हो गया, जहां पे m का मान हो गया 3q स्क्वायर। तो यह 3m के मान का हो गया। ठीक इसी तरह से a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो a का स्क्वायर हो गया 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6q और प्लस 1। अब इसे आप लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों को एक साथ रखिए और 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब यह वैल्यू जो है यह m के इक्वलेंट हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। अब यहाँ पे m कितना हो गया, m का मान हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो यह 3m प्लस 1 के मान का हुआ। इसी तरह से इसका थर्ड है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करिए, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12 q और प्लस 2 दूना 4। इसे हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, एक साथ ले लें, और प्लस 1, इस 4 को तोड़ दिया 3 प्लस 1। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए 12 है, 3 है और 9 है, तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 4q और प्लस 3 1 जा ये, और प्लस 1 बाहर है। अब यह वैल्यू जो है ये हो गई m, तो इसको आप लिख सकते हैं 3m प्लस 1। अब जहां पे m का मान क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से आपने देखा कि इस नंबर को, यानी जिस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात कर रहे हैं, वो m के लिए हम उसे 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1, ये देखिए दोनों में ही वही आया, तो यानी m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग आप करेंगे, a इक्वल्स टू 9q प्लस r का मान जो है ये हो, तो यहां से
हमें आर का मान मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा आएगा। तो अब जो है ये जो वैल्यू बनेगी, अगर हम r इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं तो a इक्वल्स टू होगा 9 क्यूब प्लस 0, और यहाँ से a का क्यूब करें तो 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। जब 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 9 और ये 81 क्यूब। इसको 9 इंटू 9 इंटू 9 तीन बार लिखेंगे, एक 9 को इसके बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, 81 क्यूब। अब यह जो है आप ये दिख रहे हैं, यह 9m के फॉर्म का हो गया, जहां पर m की वैल्यू है 81 क्यूब। इसी तरह से सेकेंड पार्ट चलिए इसका, a इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 1। तो अब ये देखिए a का क्यूब क्या बनता है, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब यहां पर आपको a प्लस b का होल क्यूब लगाना है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें हम जो है b क्यूब को लास्ट में भी लिखते हैं, तो अब यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसको लास्ट में लिखते हैं, फिर 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर टू बी 1। अब ये देखिए क्या बना, 9 क्यूब का क्यूब और ये हो गया आपका, या ऐसी साथ में लेके चलिए आप, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 9 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 81 क्यूब का क्यूब, यहाँ से 9 को बाहर लेंगे तो 9 3 या 27 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ से 9 को बाहर लेंगे तो मिलेगा 3 क्यूब, और ये हो गया प्लस 1। अब इसे हम 9m प्लस 1 ये लिख सकते हैं, जहाँ पर जो m है यह m इक्वल्स टू 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर और प्लस 3 क्यूब। तो ये 9m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया। इसी तरह से तीसरा ले लेते हैं, तीसरा है a इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 2, तो इसका क्यूब क्या होगा, a क्यूब इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये भी सीध बनाइए तो 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ये हो गया आपका 9, वही काम आपको फिर करना है, 9 को बाहर लेना है, 81, यहाँ से 9 को बाहर करेंगे स्क्वायर है तो 9 3 जा 27 और 2 54 हो जाएगा क्यूब स्क्वायर, प्लस यहाँ से 9 को बाहर लेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 क्यूब, और 2 2 जा 4 2 जा 8, और इसको कर देंगे बाहर। अब ये देखिए 9m प्लस 8 के फॉर्म का हुआ, ये 9m प्लस 1 के फॉर्म का हुआ, और ये 9m का फॉर्म हुआ। ये देखिए 9m
9m+1 9m+8। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जहाँ m इक्वल्स टू 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से हम जो है अगले एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज मतलब कि प्रश्नावली 1.2 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए आप अगली वीडियो अवश्य देखें।